gracious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class first year. Students, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 अपना स्टार्ट किया हुआ है और आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है, कल हमने राइबोसोम्स की डिटेल पढ़ी थी, आज हमने जिस टॉपिक को स्टार्ट करना है उसका नाम है गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस एक बहुत सिंपल टॉपिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्डिंग में लिखा गया है, लेकिन अगर हम इसको समझ लें तो इसको याद करना बहुत आसान है और पेपर में इस टॉपिक में से क्वेश्चन आना पेट है। इसमें से लाजमी क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में, चाहे शॉर्ट है या चाहे लॉन्ग आए। ये टॉपिक बहुत बहुत अहम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गोल्जी ऑपरेटस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर बहुत सिंपल चीज़ें हैं, अगर उनको समझ लिया जाए। है तो सारा ये टॉपिक वर्चुअल के माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को इसमें जो है वो बहुत डीप जाकर देखा गया, लेकिन अगर हम इसको ध्यान से समझें तो इसकी बातें ज़हन में रहेंगी और ये याद रहेगा। ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स को। इसके अंदर हमें सबसे पहले ये जानना है कि किस साइंसदान ने इसको डिस्कवर किया और किस वक्त में डिस्कवर किया। तो गोल्जी ही उस साइंसदान का नाम था जिसने 1898 में गोल्जी ऑपरेटस को स्टडी किया, इसको डिस्कवर किया वर्चुअली का लफ्ज यूज किया गया कि वर्चुअली गोल्जी ऑपरेटस को सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर इसको स्टडी किया गया गोल्जी ऑपरेटस को। 1898 में गोल्जी ही साइंटिस्ट का नाम था जिसने इसको स्टडी किया। नेक्स्ट अब हम इसकी थोड़ी सी अंदर इसके स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। तो हमें ये बताया गया कि जब वर्चुअली देखा गया सेल के अंदर तो कुछ मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लैटेंड सैक्स थे जिनको किस चीज का नाम दिया गया, जिनको सिस्टर्ने कहा गया। क्या कहा गया? सिस्टर्ने। फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स कहते हैं थैलीनुमा स्ट्रक्चर, फ्लैट शेप में मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंडेड यानी उनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट थी। मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लैटेंड सैक्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, जिसको हमने किस चीज का नाम दिया है जी? सिस्टर्ने का नाम दिया है। और कुछ इस तरह का सिस्टर्ने का स्ट्रक्चर है जो आप ये सामने देख रहे हैं कि फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स हैं जो प्रेजेंट थी साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसको हमने किस चीज का नाम दिया है जी? सिस्टर्ने का नाम दिया है। अब गोल्जी ऑपरेटस के अंदर एक चीज है, एक टर्म यूज की गई है जिसको हम गोल्जी ऑपरेटस, एक मुकम्मल वर्ड है, उसके अंदर जो उसका प्रेजेंट स्ट्रक्चर है उसको हम किस चीज का नाम देते हैं? उसको हम गोल्जी वेसिकल्स का नाम देते हैं, सॉरी गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। सेल के अंदर गोल्जी ऑपरेटस का जो स्ट्रक्चर मौजूद होता है उसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। लेकिन ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनता कैसे है? हमने तो सिर्फ सिस्टर्ने की बात की है कि फ्लैटेंड सैक्स हैं जो प्रेजेंट हैं सेल के अंदर। गोल्जी कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है? जब इन फ्लैटेंड सैक्स, जिनको हमने सिस्टर्ने कहा है, सिस्टर्ने के साथ वेसिकल्स अटैच होते हैं तो एक मुकम्मल गोल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बनता है। क्योंकि ये स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होता है सेल्स के अंदर, थोड़ी सी चेंजिंग्स होती हैं, लेकिन इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक होती हैं, इसलिए हमने इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नाम दिया है। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनता कैसे है? ये उस वक्त बनता है जब फ्लैटेंड सैक्स जो हमने पढ़े हैं, जिनको हमने सिस्टर्ने का नाम दिया है, उनके साथ वेसिकल्स अटैच होते हैं। वेसिकल्स कहते हैं छोटे छोटे दाने, दाना नुमा स्ट्रक्चर, वेसिकल्स। अगर आप समझना चाहें तो इन वर्डिंग में हम इसको यूज कर सकते हैं, छोटे छोटे दाने, यानी प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, सेलुलर प्रोडक्ट्स जो दानों की शक्ल में हो। तो सिस्टर्ने जब वेसिकल्स के साथ अटैच होते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मुकम्मल स्ट्रक्चर बनता है। अकेले सिस्टर्ने से गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा। कैसे बन रहा है? जब उसके साथ वेसिकल्स अटैच हो रहे हैं तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बनता है। यहां तक हमारी गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात मुकम्मल होगी कि कैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनता है। फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स हैं जिनके साथ जब वेसिकल्स अटैच होंगे तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स है। ये जो मैं फिक्रा बोल रहा हूँ, ये फिक्रा आपने याद करना है, इसको लिखना है। इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। आप देख रहे हैं कि ये एक दूसरे के साथ मिली हुई है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है मुकम्मल, एक कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है जिसको हम क्या कहते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। नेक्स्ट हम इसका स्ट्रक्चर और इसकी फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ सिस्टर्ने और इसका स्ट्रक्चर कैसे है। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? इसकी फॉर्मेशन इस तरह होती है कि वेसिकल्स अटैच होते हैं
किसके साथ अटैच होते हैं? वेसिकल्स कहां से आते हैं? वेसिकल्स आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस, ब्लब्स जिनको हम कहते हैं, टिप ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां से अलग होके मुसलसल इनके साथ जुड़ते हैं। ये जो स्टैक्स हैं इनकी फॉर्मिंग फेज के साथ मुसलसल क्या जुड़ते हैं? वेसिकल्स जुड़ते हैं, जो आते कहां से हैं? कहां से आते हैं वो आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस, जिसको हमने, ये मैंने यहाँ पे लिखा है ब्लब्स, ब्लब कहते हैं। ब्लब सरफेस है जो अपर पार्ट है, टिप है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो वहां से डिटैच होके इसके फॉर्मिंग फेज के साथ अटैच होते रहते हैं। इस तरह ये जो फ्लैटेंड सैक्स आपको नजर आ रहे हैं, इनकी फॉर्मेशन होती है, इनकी कंटिन्यूअस फॉर्मेशन होती है। इस बात से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं, अगर आपको मेरी इस बात की समझ नहीं आई तो। वही बात यह है कि सेल के अंदर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो राइबोसोम के ऊपर बनते हैं, एट द सरफेस ऑफ राइबोसोम, ये आपके इस टॉपिक में लिखा हुआ है। राइबोसोम की सरफेस से उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। हमने पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क है जो ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है पूरे सेल के अंदर। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस जो मैंने आपको बताया, जो ब्लब्स जिसको कहा गया, वहां से उसकी सरफेस से डिटैच होके कहां पे अटैच होते हैं? इसकी फॉर्मिंग फेज पे। तो इस तरह वेसिकल्स जब इसके साथ अटैच होते हैं तो इन स्टैक्स की कंटिन्यूअस फॉर्मेशन होती है, जो मैंने ये लिखा है कि स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ सिस्टर ने। तो फॉर्मेशन ऑफ सिस्टर ने कैसे हुई? वेसिकल्स के कंटिन्यूअसली अटैच होने से, कहां पे? इन ये फॉर्मिंग फेज पे, ये जो फ्लैटेंड सैक्स हैं इनके फॉर्मिंग फेज पे रेगुलरली वेसिकल्स अटैच होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टिप से। इस तरह फिर सिस्टर्ने की फॉर्मेशन होती है। और इसका स्ट्रक्चर कैसे है, इसकी कैसे है इसकी शक्ल, जो एक वर्चुअल स्ट्रक्चर इसका हमें पता है, वो दो तरह का है। दो तरह का इसकी शक्ल के हिस्से हैं। वो कौन कौन से हैं? फॉर्मिंग फेज, एक को फॉर्मिंग फेज का नाम दिया गया, एक को मैच्योरिंग फेज का नाम दिया गया। फॉर्मिंग फेज है अपर पार्ट, जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है उसको फॉर्मिंग फेज कहा गया। वो कन्वेक्स इन शेप है। वो क्या है? कन्वेक्स इन शेप है। जो इनर पार्ट है इसका वो कनकेव इन शेप है, जिसको हमने ये मैंने लिखा है मैच्योरेशन फेज कहा गया इसका। ये कनकेव इन शेप है और वो कन्वेक्स इन शेप है इसका फॉर्मिंग फेज। और ये इसका इनर जो पार्ट है वो कनकेव इन शेप है। ये मैंने लिखा है फॉर्मिंग फेज एंड मैच्योरेशन फेज। फॉर्मिंग फेज कन्वेक्स इन शेप है, मैच्योरेशन फेज कनकेव इन शेप है। तो ये था इसका स्ट्रक्चर। और ये जो मैंने फॉर्मेशन आपको बताई कि कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है, वो आपने सुन ली कि वेसिकल्स रेगुलरली अटैच होते हैं और फिर ये जो फ्लैटेंड सैक्स हैं इनकी फॉर्मेशन होती है रेगुलरली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स के अटैच होने से इसकी फॉर्मेशन होती रहती है। ये एक प्रोसेस है कंटिन्यूसली जो चलता है। और इसके जो स्ट्रक्चर है उसकी दो फेसेस हैं, वो कौन कौन सी? वो फॉर्मिंग फेज और मैच्योरिंग फेज, जो एक कन्वेक्स इन शेप है और एक कनकेव इन शेप है। बाहरी साइड कन्वेक्स है और अंदरूनी साइड जो है इसकी वो कनकेव इन शेप है। तो ये है इसकी शेप जो हमने। और इसमें एक बात और बताई गई है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये बना हुआ इस तरह है फ्लैटेंड सैक्स का कि ऐसे लगता है कि बाहर से अंदर को मूव, इसका स्ट्रक्चर अंदर को मूव कर रहा है। इसकी मूवमेंट कैसे हो रही है कि बाहर से इनर को ये पिंच करता जा रहा है, इनर को क्लोज होता जा रहा है, बाहर से अंदर की तरफ मूव करता जा रहा है। इस तरह का इन फ्लैटेंड सैक्स का स्ट्रक्चर होता है। अब हम पढ़ते हैं इसके फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि गोल्जी अपरेटस जो होता है ये सेल सिक्रीशन से रिलेटेड होता है। सेल सिक्रीशन से रिलेटेड होता है। तो अब इसके फंक्शन के अंदर हम जो चीज पढ़ेंगे उसको आपने जरा ध्यान से समझना है। फंक्शंस के अंदर मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो राइबोसोम की सरफेस पे बनते हैं। राइबोसोम की सरफेस पे बनने के बाद वो ट्रांसफर होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो नेटवर्क ऑफ चैनल्स होता है, उनके थ्रू आउटसाइड द सरफेस वो ट्रांसफर उनकी होती है। कहाँ पे? गोल्जी अपरेटस में। गोल्जी अपरेटस में जो ये मेम्ब्रेन्स बाउंडेड फ्लैटेंड सैक्स का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर वो प्रोडक्ट्स मॉडिफाई होते हैं। यानी सेल जब प्रोडक्ट्स को सिक्रीट करता है आउटसाइड द सेल, अपने अंदर से बाहर भेजता है, तो लास्ट पे उन प्रोडक्ट्स की मॉडिफिकेशन का काम किसका होता है? गोल्जी अपरेटस का। गोल्जी अपरेटस उनको मॉडिफाई करके, ये आप देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वेसिकल्स, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वेसिकल्स कैसे होती है? ये आउटसाइड द सेल
आउटसाइड द सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेसिकल्स होती हैं। वो वेसिकल्स जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं वो पैक होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और यहाँ पे वो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होके मॉडिफिकेशन होके ट्रांसपोर्ट ऑफ वेसिकल्स होती है थ्रू सेल मेम्ब्रेन, वो प्रोडक्ट बन के सेल मेम्ब्रेन से बाहर जाते हैं। तो ये होल इसका फंक्शन है गोल्गी अपरेटस का कि मॉडिफिकेशन करना उन वेसिकल्स की जो ट्रांसपोर्ट होते हैं राइबोसोम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू फॉर्मिंग फेज से अटैच होते हुए गोल्गी अपरेटस में आते हैं। यहाँ पे इनकी मॉडिफिकेशन होती है, यहाँ पे ये पैक होते हैं। पैक होने के बाद ये यहाँ से ये आप देख रहे हैं कि ये मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है, आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझ लें कि ये न्यू वेसिकल्स जो फॉर्म होते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये जो इसका जो स्ट्रक्चर फोल्ड होता है, यहाँ पे वो न्यू वेसिकल्स जिन्होंने मूव आउट करना होता है वो बनते हैं इस जगह पे, वो बन रहे हैं। और फिर उसके बाद वो यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर निकला है इसी न्यू वेसिकल फॉर्मिंग के बाद जो ये छोटा सा स्ट्रक्चर है, अगर आप उसको बुक में देखें आपको अच्छी तरह समझ आएगी। यहाँ से फिर ये मूव आउट करते हैं एक फाइनल और फिनिश्ड प्रोडक्ट के तौर पे फ्रॉम गोल्गी अपरेटस टू आउटसाइड द सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो ये इसका एक प्रोसीजर है। ये मैंने लिखा है कि राइबोसोम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी अपरेटस, और गोल्गी अपरेटस के बाद जो सिस्टर्ने है वो ब्रेक करता है। यहाँ पे एक बात अहम है जो मैं पहले नहीं आपको बताई, सिस्टर्ने का ब्रेकअप होता है। यहाँ से सिस्टर्ने के स्ट्रक्चर का ब्रेकअप होता है जो एक वेसिकल के तौर पे होता है। यहाँ पे ये न्यू वेसिकल्स जो फॉर्मिंग हो रही है वो एक्चुअली सिस्टर्ने का स्ट्रक्चर ही ब्रेकअप होता है। सिस्टर्ने का स्ट्रक्चर ब्रेकअप होके न्यू वेसिकल्स फॉर्म होते हैं और फिर वो ट्रांसफर आउटसाइड द सेल किए जाते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, ब्रेकअप ऑफ सिस्टर्ने, स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टर्ने का यहाँ पे न्यू वेसिकल्स की फॉर्मेशन के बाद ब्रेकअप होके आउटसाइड द सेल मूव करते हैं थ्रू सेल मेम्ब्रेन। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को बुक में देख रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगी ये चीज़। इसकी एक एग्जांपल दी गई है हमारे बुक के अंदर। वो मैमल्स के अंदर हमारा जो पेनक्रियाज है वो सिक्रेट करता है, जो ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में सिक्रेशन करता है, जिसके अंदर अहम एंजाइम्स मौजूद होते हैं डाइजेशन के लिए। तो वो भी उन जो ग्रेन्यूल्स बनते हैं उनको बनाने में भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स काम आता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स उनको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, उन ग्रेन्यूल्स को जिनके अंदर वो स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। लास्ट पे एक बात हमें बताई गई है, वो ये कि जो भी एंजाइम्स और प्रोटीन ट्रांसफर होते हैं आउटसाइड द सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन, उनकी मॉडिफिकेशन होती है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर, और उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट की जाती हैं आउटसाइड द सेल। प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, मेन प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, इसके अंदर आप प्रोटीन्स को भी मॉडिफाई करते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और लिपिड्स को भी मॉडिफाई करते हैं, एंजाइम्स को भी मॉडिफाई, यानी जो भी सेलुलर प्रोडक्ट आउटसाइड द सेल ट्रांसपोर्ट होना होता है लास्ट पे उसकी मॉडिफिकेशन के लिए कौन काम करता है? गोल्गी अपरेटस। एग्जांपल उन्होंने दी है कि प्रोटीन्स के साथ कार्बोहाइड्रेट्स को अटैच करता है गोल्गी अपरेटस, और उसको क्या बना देता है? ग्लाइकोप्रोटीन्स। और लिपिड्स के साथ किसको अटैच करता है? कार्बोहाइड्रेट्स को अटैच करता है, उनको बना देता है ग्लाइकोलिपिड्स। यानी उनकी मॉडिफिकेशन कहाँ पे होती है? प्रोडक्ट्स की जो मूव करने होते हैं आउटसाइड द सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर, और यहाँ से फिर वो ग्लाइकोप्रोटीन्स की सूरत में बाहर निकलते हैं और ग्लाइकोलिपिड्स की सूरत में सेल से आउटसाइड द सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन ट्रांसफर होते हैं। तो ये था हमारा होल टॉपिक गोल्गी अपरेटस का। इसको एक दफ़ा ज़रूर रीड करिए और एक दफ़ा इसकी डायग्राम को देखिए, इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के टॉपिक में अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।